नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मूल विधि। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 महामारी के तहत आप लोगों से डीपली अपील है कि बहुत ही अधिक जरूरी हो तो आप घर से बाहर निकलें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, बार बार अपने हाथों को धोएं। बिना हाथ धोए आप अपने हाथों को आंख, नाक, मुंह, कान कहीं पर भी स्पर्श न करें और सरकार द्वारा दी गई सारी की सारी गाइडलाइनों का सख्ती से पालन करें और लोगों को पालन करने के लिए प्रेरित करें। जहां तक हो सके झूठी अफवाहों से बचें और लोगों को उसके बारे में जागरूक करें। हो सकता है ये नए कार्य करने से आपके द्वारा किसी की जान बच जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बात चलती है मूल विधि की। मूल विधि जो भारतीय दंड संहिता है, मैं सोचता हूं कि चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य की पुलिस हो, तो क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि पुलिस राज्यों के मामले हैं, भर्ती किसी भी राज्य की पुलिस से संबंधित हो, इंपॉर्टेंट सबके लिए भारतीय दंड संहिता सेंट्रल लेवल पे कार्य करती है और सभी जगह पर एक ही दंड संहिता चलती है। इसके अलावा उन बच्चों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला ही है, लेकिन मैं सोचता हूं देश के प्रत्येक नागरिक जो इस वीडियो को देख रहे हो, कम से कम उनको इतनी जानकारी होनी चाहिए जितनी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, लोग ये समझ बैठते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वही भारतीय दंड संहिता है। ऐसा नहीं होता। हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, है ना। और भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय हैं, 23 चैप्टर हैं और 511 धाराएं हैं। 511 धाराएं हैं, तो दोनों में अंतर है। इसके अलावा कह सकते हो कि भारतीय संविधान के अतिक्रमण होने पर आप दंड के भागीदार होते हैं और उसके हिसाब से आपको नपा-तुला दंड मिलना चाहिए। तो उस दंड के हिसाब से एक दंड संहिता बनाई गई जिसको बोला गया भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं भारतीय दंड संहिता बनाई किसने और क्यों बनाई गई। आपको मालूम है 1834 में लॉर्ड मैकाले का हमारे देश में पदार्पण हुआ था, 1834 में। तो जिस समय लॉर्ड मैकाले का पदार्पण हमारे देश में हुआ था, हमारा भारत ब्रिटिश भारत कहा जाता था, ब्रिटिशर्स के अधीन था। उस समय लॉर्ड मैकाले ने 6 अक्टूबर 1860 में लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता बनाकर तैयार की, लेकिन लागू करने में इनको लगभग 2 साल लग गए। तो इन्होंने इसे लागू किया 1 जनवरी 1862 में उन्होंने इसको लागू किया। सवाल उठता है कि ये कहां लागू हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये एक साथ 5 राष्ट्रों में लागू हुआ। राष्ट्र मतलब 5 देशों में लागू हुआ। भारत, हमारे प्यारा भारत के साथ साथ में आपका सिंगापुर, ब्रुनेई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन राज्यों में भी, इन देशों में भी भारतीय दंड संहिता लागू हुई और आज की डेट में भी इन राज्यों में भी वो क्या कहते हैं, आपकी भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 ही काम करती है। इंडियन पेनल कोड 1860 ही कार्य करती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम एक एक धारा को पढ़ेंगे। जो जरूरत होगी, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जो लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होगी उसी को ही मैं बताता चलूंगा। और मेरा प्रयास है कि लगभग 2 या 3 वीडियो में पूरी आईपीसी खत्म करने का, और मैं आपको गारंटी देता हूं 99.99% गारंटी देता हूं कि इससे बाहर कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 की बात करते हैं। तो अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर 5 तक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मात्र इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अध्याय 1 है और धारा 1 से 5 तक है। अध्याय 1 में सिर्फ इतना दिया है कि इसकी प्रस्तावना क्या है, किसकी, भारतीय दंड संहिता की प्रस्तावना। इसकी प्रस्तावना के बारे में दिया हुआ है, उद्देशिका दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है ना, और नाम, टाइटल के बारे में दिया हुआ है। बस इतनी 4 चीजों के बारे में दिया है। प्रस्तावना यानी कि भारतीय दंड संहिता क्या है इसके बारे में, उद्देशिका यानी कि किस उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता बनाई गई ये दिया गया है, क्षेत्र, किस क्षेत्र, कहां तक इसका ये प्रभावी है। तो जिस समय लागू हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था, लेकिन आज की डेट में 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर में भी ये चीज लागू हो गई है, ठीक है ना। चैप्टर 2 धारा 6 से 52 आती है। ये साधारण स्पष्टीकरण है। इसमें ये साधारण स्पष्टीकरण दिया हुआ है, साधारण स्पष्टीकरण।
स्पष्टीकरण दिया हुआ है। किस चीज का स्पष्टीकरण दिया हुआ है? इसमें जो भी शब्दावलियां प्रयोग हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां प्रयोग हुई हैं, उनके बारे में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, धारा 22, धारा 22 में दिया हुआ है चल संपत्ति के बारे में। चल संपत्ति ये एक शब्दावली है। चल संपत्ति, चल संपत्ति किसे कहते हैं? तो इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि वो संपत्ति जो ट्रांसफरेबल हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके, उसी को ही हम चल संपत्ति कहते हैं। जैसे आपका सोना, चांदी, रुपया, जवाहरात, सामान कोई, है ना, जो हम ट्रांसफर कर सके उसको चल संपत्ति कहते हैं। और चोरी की जो धाराएं लागू होती हैं वो चल संपत्ति पे लागू होती हैं, अचल संपत्ति पे नहीं। अगर कोई कहता है कि हमारा प्लॉट चोरी हो गया, तो प्लॉट चल संपत्ति नहीं है, वो चोरी नहीं होता, इसलिए चल संपत्ति के बारे में दिया हुआ है। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं अध्याय 3 में, धारा 52 तक हो गई थी, यहां पर ये 52 तक हो गई थी। तो धारा 53 से लेके 75 तक दिया हुआ है। दंडों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसे कि मान लीजिए दंडों के बारे में विस्तृत जानकारी। इसमें दंड 5 प्रकार के दंड दिए गए हैं आईपीसी में। आपके 5 प्रकार के दंड हैं। पहला दंड है आपका डेथ सेंटेंस, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्युदंड। पहला है मृत्युदंड। दूसरा है लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, यानी कि आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। तीसरा है आपका कारावास। कारावास, साधारण कारावास, इसमें भी 2 तरीके के कारावास हैं। पहला है आपका साधारण कारावास और दूसरा है आपका सश्रम कारावास, ठीक है ना। और तीसरा है आपका पेनाल्टी, तीसरा है आपका चौथा है आपका जुर्माना और पांचवा है आपका संपत्ति। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज इसी हिसाब से मैं इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। अभी मैं सिंपल भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो शब्द मैं सोचता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जरूरी है, उनको देना जरूरी है। तो पांचवा है संपत्ति सम अपहरण। संपत्ति सम अपहरण, इसका मतलब होता है साधारण भाषा में जो आप समझ सकते हैं वो होता है कुर्की। धारा जो 67 दी हुई है, धारा 67 दी हुई है, वो दी है अगर आप जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो क्या कंडीशन होगी। जुर्माना नहीं भर पाते हैं, जुर्माना ना भर पाने के बारे में, इसमें भी 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन कौन सी होती हैं देखिए मैं आपको बता रहा हूं। 3 कंडीशन ये होती है कि अगर आपके ऊपर 50 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है तो कम से कम 2 माह की कैद होगी। 50 रुपए से ऊपर और 100 रुपए तक का अगर आपके पास जुर्माना लगाया है और आप नहीं भर सकते हैं तो 4 माह की कैद होगी, 4 माह की कैद होगी। और 100 रुपए से ऊपर का अगर आपके पास जुर्माना लगाया गया है, 100 रुपए से ग्रेटर देन 100 रुपीज, 100 रुपए से ऊपर अगर लगा गया तो कम से कम 6 माह की आपको कैद या कारावास हो सकता है। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कम है, तो आगे जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन अभी हम मूल विधि की बात कर रहे हैं, भारतीय दंड संहिता की, तो कम से कम जो दिया हुआ है उसी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में एक और जानने लायक धारा है 73, धारा 73, इसको बोलते हैं हम एकांत प्रतिरोध। एकांत प्रतिरोध में भी कुछ कंडीशन दी हुई है हमारे आईपीसी के तहत। किसी भी एकांत प्रतिरोध का मतलब होता है सॉलिटरी कंसाइनमेंट, इज इट क्लियर? जी हां, तो इसमें भी 2 कंडीशन दी हुई है। किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 90 दिन से ज्यादा का
सॉलिटरी कंसाइनमेंट नहीं दिया जा सकता, यानी कि एकांत प्रतिरोध 90 दिन से ज्यादा का नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन लागू की गई है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार 14 दिन से ज्यादा का एकांत प्रतिरोध की सजा नहीं सुनाई जा सकती। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 4 की, धारा 76 से लेकर 106 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 यह है धारा 76 से 106 तक। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आईपीसी में मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, पहले चैप्टर में प्रस्तावना दी गई थी, दूसरे चैप्टर में साधारण स्पष्टीकरण दिए थे, जो भी व्याख्याएं होती हैं शब्दों की जो उसमें यूज किए गए उनके बारे में दिया गया था। तीसरा चैप्टर में आपके दंड के बारे में बताया गया था। अब चौथा चैप्टर, इससे पहले कि आपको दंड दिया जाए, कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनको आईपीसी के तहत अपराध नहीं माना जाता है, देखने में कृत्य अपराध जैसे हैं, उनको अपराध नहीं माना जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये दिया हुआ है चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में दिया हुआ है 76 से लेके 106 साधारण अपवाद। इसमें दिया हुआ है साधारण अपवाद। अब इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में कैसे बांट सकते हैं? 76 से 95 तक जो है, धारा 76 से 95 तक है पुलिस द्वारा धोखे से किए गए कृत्य। जी हां, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में मिस्टर रवि प्रताप जो है दोषी पाए गए थे। पुलिस रवि प्रताप को लेने गई और वहां से गई और ले भी आई। ले आने के बाद में 24 घंटे तक कम से कम उनका स्वागत सत्कार किया। आप जानती हैं लॉकअप में बहुत अच्छे सत्कार करती है हमारे यहाँ की पुलिस, हिरन बना देती है। उसके बाद में पता चला कि उस गांव में तो 2 रवि थे और वो धोखे से किसी दूसरे को ले आई है। जो मेन रवि था वो तो गांव में ही है। तो वहां पर कुछ नहीं, सॉरी बोल के आपको छोड़ दिया जाएगा और आप पुलिस का तो कुछ नहीं बिगड़ा, आपकी प्रतिष्ठा का भी लॉस हुआ, आपकी क्या कहते हैं शारीरिक क्षति भी हुई, सारी चीजें हुई। लेकिन आप ना इसमें मानहानि का दावा पेश कर सकते हैं, ना किसी भी तरह का कोई केस कर सकते हैं। ये साधारण अपवाद के तहत है। ये पुलिस के द्वारा धोखे से किया गया कृत्य अपराध नहीं कहा जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा में आत्मरक्षा का अधिकार। अब प्राइवेट प्रतिरक्षा में आत्मरक्षा का अधिकार क्या है? जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई अटैक करता है आपके ऊपर, तो आप अपनी रक्षा करते करते अगर सामने वाले को घायल कर देते हैं, मृत्युकारित तक कर देते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें कई सारे धाराएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक धारा है इसमें, धारा 77 मैं लिख देता हूं इसमें, न्यायिक कार्य करते हुए कृत्य अपराध नहीं है। इसमें सीधा सीधा ये दिया हुआ, मान लीजिए कोई जज है, किसी जज ने किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दे दिया, कुछ समय का कारावास दे दिया, बाद में कुछ समय बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति तो निर्दोष था। कुछ ऐसे सबूत उसके सामने पेश किए गए जज के सामने कि पता चला कि वो व्यक्ति निर्दोष था। तो उस कंडीशन में आप जज के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते, जज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। जज ने से जो गलती हुई है वो न्यायिक कार्य करते से हुए गलती हुई है और ये अपराध के कृत्य के तहत नहीं आता। हाँ, वो अलग की बात है कि इस तरह के रिकॉर्ड उनके नोट करके रखे जाते हैं और उनके प्रमोशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। एक और धारा है, धारा 78, वो कहता है न्यायिक कार्य के अनुसरण में कृत्य अपराध नहीं है। इसमें क्या है, मान लीजिए जज ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है। अब मृत्युदंड दे दिया है तो आप भी जानते हैं जल्लाद कोई ना कोई जल्लाद उस व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाएगा। अब देखा जाए तो जल्लाद भी किसी न किसी व्यक्ति को मार रहा है, लेकिन वो अपराध नहीं है। क्यों? वो अपराध इसलिए नहीं है कि वो न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है और न्यायालय ने आदेश दिया है कि उसको क्या कहते हैं मृत्यु दी जाए। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। धारा 81 कहती है आवश्यकता का सिद्धांत।
आवश्यकता का सिद्धांत को मैं आपको अगर समझाऊं तो आपको इस तरीके से समझाया जा सकता है कि मान लीजिए कोई कॉलोनी है, उसमें ये मकान बने हुए हैं, ये मकान बने हुए हैं, एक दूसरे से टच हैं, और भगवान न करे उस कॉलोनी में यहाँ पर आग लग गई, यहाँ पर आग लग गई, 15-20 घर लगातार बने हुए हैं, यहाँ पर आग लग गई, और इस आग को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर इस घर को हम गिरा देते हैं तो बाकी के घरों को बचाया जा सकता है। तो ये आवश्यकता थी कि अगर हम इस घर को नहीं गिराते हैं तो बाकी के घर हम नहीं बचा सकते थे। इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पुलिस के समय, पुलिस वालों के पास और सारे लोगों के पास। तो ये आपके आवश्यकता के सिद्धांत के तहत होते हैं। अब इस कंडीशन में आपने अगर ये घर गिरा दिया है तो वो अपराध नहीं कहा जाएगा। उसके बाद में आता है आपके आती है धारा 82। धारा 82 में क्या कहते हैं, 7 वर्ष से कम बालक द्वारा कृत्य। धारा 82 में कहता है अगर 7 वर्ष से कम बालक का कोई बालक है, उससे अगर कोई अपराध हो जाता है, कोई कृत्य ऐसा हो जाता है जो कि नुकसानदायक हो, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर धारा 83 कहती है, धारा 83 कहती है 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम का अगर कोई बालक है, कोई अपराध कृत्य कर देता है तो वो भी अपराध नहीं कहा जाएगा, अपराध नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसे बाल संरक्षण गृह में जरूर डाला जा सकता है, बाल संरक्षण गृह में उसको डाला जा सकता है। फिर उसके बाद में एक धारा और आती है, धारा है आपकी 96। डस्टर दे दीजिए भाई। धारा 96 कहती है आत्मरक्षा या प्रतिरक्षा में किया गया कृत्य। आत्मरक्षा या प्रतिरक्षा में किया गया कृत्य भी जो है अपराध नहीं होगा। आत्मरक्षा में मतलब यह है कि आपके ऊपर अचानक किसी ने अटैक बोल दिया तो और आप उस अपने आप को बचाने के लिए, आत्म मतलब स्वयं को बचाने के लिए आपने अगर सामने वाले को घायल कर दिया है तो उस कंडीशन में यह अपराध नहीं होगा। ठीक है। 97 क्या कहता है, 97 भी इसी तरह का है, शरीर या संपत्ति की रक्षा में किया गया कृत्य अपराध नहीं कहा जाएगा। यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं, महिलाओं को लगता है कि अब ऐसी कंडीशन आने वाली है कि अब अगले क्षण में जो है उनके साथ शारीरिक क्षति होने वाली है। शारीरिक क्षति मतलब बलात्कार या रेप से संबंधित होने वाली है, या उनकी संपत्ति अगले ही क्षणों में जलाने वाले है कोई व्यक्ति, तो उस कंडीशन में यहां पर आप उसको घायल भी कर सकते हैं। इवन अगर आप उसको मार भी देते हैं तो वो अपराध नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपका 98, ये तो स्वयं की थी। अब ये कहता है कोई व्यक्ति, किसी आपके पड़ोसी की भी आप अगर रक्षा करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर ऑब्लिक संपत्ति की रक्षा में कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा है जो पीड़ित है, कोई उसके ऊपर अटैक करना, हालांकि आज तो शहर में तो ऐसा बचा ही नहीं है, गांव में आज भी अगर एक व्यक्ति पीड़ित रहता है तो बाकी लोग खड़े जाते हैं कि भाई तू गलत है, शांत रहे। लेकिन यहाँ पर सिटी में तो ऐसा नहीं है, बगल वाला पीट रहा है, सामने वाला कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं या उसकी यहाँ लूटपाट मची हुई है उसकी रक्षा कर रहे हैं, और उस रक्षा के दौरान आपसे अगर कोई कृत्य हो जाता है, किसी को आप घायल कर देते हैं, या सामने वाला जो लूटपाट कर रहा है उसको उसकी मृत्यु कारित भी अगर आपके द्वारा हो जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उसके बाद में आता है धारा 99, थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो मेन है वो मैं आप लोगों को समझाता चलूं। अभी तक आपने जो कार्य किए थे, इन सारे कार्यों में क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया है आत्मरक्षा, यहां से जो शुरू होता है 96 से, यहां पर क्या है, अधिकतम मैक्सिमम जो भी अपराध होते हैं यहीं से होते हैं। आदमी अपने आप बहाना बना लेता है कि भाई हमारे घर पे आया था, हमें मारने जा रहा था, हमने इसे मार दिया। वकीलों की अच्छी कमाई होती है, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, पता चले कि रवि सर के ऊपर दिक्कत आ गई, मैं आप लोगों को उकसा नहीं रहा हूं। तो यहां पर धारा 99 ने जो है कुछ लिमिटेशन दे दी गई है। धारा 99 कह रहा है आत्मरक्षा में किए गए कृत्यों में लिमिटेशन,
अब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपके घर पे आया और आपने चोरी करने आया और आपने उसे मार दिया, नहीं, इसमें लिमिटेशन लगी हुई है। आप पहले सामने वाले को, अगर चांस आपके पास बचता है तो आप डायरेक्ट जान से न मारने के बजाय उसको पहले आप शारीरिक क्षति पहुंचाइए, उसको घायल कीजिए। घायल करने के बाद में जब बहुत ही ज्यादा कंडीशन वैसी गिरती है तभी आप उसको जो है प्राण उसके हर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में धारा 100 भी इसी से संबंधित है। धारा 100 कहती है आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। इसमें तो लिमिटेशन दी हुई है, इसमें लिमिटेशन दी हुई है और धारा 100 कह रही है कि आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, ठीक है ना। आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको घायल कर दिया है, अगले क्षणों में लगता है कि वो मारने वाला ही है, धारदार हथियार या बंदूक लेके एकदम सामने आपके खड़ा हुआ है, अगला ही क्षण आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तो आप उसको मार सकते हैं। और इसी में 104 और दिया हुआ है, ये और बता देता हूं, फिर इस चैप्टर को खत्म कर रहा हूं। धारा 104 दिया हुआ है संपत्ति की रक्षा में, संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित आप कर सकते हैं, जैसे आपके घर में मान लीजिए लूट हो गई है, गृहभेद हो गया। गृहभेद का मतलब घर के पीछे आपके किसी ने सेंध मार दी। किडनैपिंग वगैरह का जो केस आता है, किडनैपिंग का केस हो रहा हो। प्रकृति विरुद्ध कार्य, प्रकृति विरुद्ध कार्य का मतलब समलिंगी, जिसको आज की डेट में वैध बना दिया गया है। समलिंगी कार्य कोई आपके द्वारा आपके साथ जबरदस्ती करना चाहता हो, या बलात्कार या रेप से संबंधित जो कार्य होते हैं, इस तरह के कार्य यदि आपके साथ कोई करना चाहता है, या आपके किसी बच्चे को या किसी को किडनैप कर लेता है, तो जरूरी नहीं किडनैपर तो किसी भी समय उसको मार सकता है। तो उस कंडीशन में आत्मरक्षा में किए गए जो कार्य होते हैं, इस तरह की कंडीशन में मृत्यु कारित किए जा सकते हैं। और संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित कार्य जो होते हैं वो जैसे लूट, गृहभेद, संपत्ति जलाना। जैसे मान लीजिए आपके घर में लूट डकैती करने कोई आ गया, तो लूट करने वाला व्यक्ति आपको मार भी सकता है। उस कंडीशन में आप खुद मृत्यु कारित कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी ने आपका घर पीछे से सेंध मार दी, काट दिया, गेट दीवार काट दी, वो घर के अंदर आ गया, तो उस कंडीशन में भी आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जीवन भर की संपत्ति कोई अगले ही क्षण जलाने वाला है, आपके घर में आग लगाने वाला है, तो उस कंडीशन में भी मृत्यु कारित आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं, चैप्टर 4 खत्म हो गया। चैप्टर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा टाइम लग गया, मैं जल्दी जल्दी फिनिश करूंगा। फिर चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 5 धारा 107 से 120 तक, ये जो है आपका दुष्प्रेरण से संबंधित है। ये जो धारा है आपकी, सारी की सारी धाराएं दुष्प्रेरण से संबंधित हैं, दुष्प्रेरण से संबंधित। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक तो होती है प्रेरणा देना। प्रेरणा देना का मतलब जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, कोई आपके घर के पेरेंट्स हैं, वो आपको अच्छा कार्य करने के लिए जो प्रेरणा देते हैं वो प्रेरित कहलाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जिससे उसकी प्रेरणा से गलत कार्य होता है, तो उसको दुष्प्रेरणा कहा जाता है। तो दुष्प्रेरित से संबंधित कार्य होते हैं। इसके तहत जैसे मान लीजिए पड़ोस के यहाँ लड़ाई हुई और आपके यहाँ कोई व्यक्ति आया, उसने आपको दुष्प्रेरित करना शुरू कर दिया, है ना। अरे उसने इतनी बुरी गालियां दी, मैं होता तो बर्दाश्त ही नहीं करता, मेरे तो रोए रोए जो है जल रहे थे, मैं होता तो उसके 4-6 मार देता, जान से ही मार देता। तो क्या है, वो सामने वाले को प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, उससे संबंधित है, ठीक है ना। इसमें एक और है चैप्टर 5A, चैप्टर 5A, 5A से 5B के बारे में है। चैप्टर 5A 5B में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपराधिक षड्यंत्र। देखिए चैप्टर ए में जो दिया हुआ है, चैप्टर ए में दिया हुआ है 5A जो है वो दिया हुआ है आपके परिभाषा वगैरह बताई गई है, उसमें परिभाषा दी हुई है। और 5B में जो दिया हुआ है, 5B में जो दिया हुआ है वो दिए हुए दंड विधान के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी इसे समझ लेंगे कि ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपराधिक षड्यंत्र का मतलब बेशक वो सक्सेस हुआ ना हुआ हो, लेकिन अगर आपने षड्यंत्र किया है और आपने ये कबूल कर लिया कि मैंने किसी को मारने के लिए या किसी के साथ गलत कार्य करने के लिए हमने षड्यंत्र किया था, तो वो भी आपके लिए अपराध घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, धारा 121 से लेकर 130 तक की। चैप्टर 6 की धारा 121 से लेकर 130 है। ये इसमें दिया हुआ है आपके राजद्रोह के बारे में, राजद्रोह या देशद्रोह के बारे में दिया हुआ है। हमारा कोई भी ऐसा कृत्य जिसमें भारत की गरिमा पर ठेस पहुंचती है, भारतीय चिन्हों को हम जलाते हैं, या कोई ऐसे कार्य करते हैं जिसमें भारत की पूरी गरिमा आघात होती है, तो वो राजद्रोह के तहत आता है। और ये राजद्रोह का जो आपके ऊपर जो अभियोग लगाया जाता है,
ये आपका अध्याय 6 धारा 121 से 130 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद में चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 है धारा 131 से लेकर, चैप्टर 7 की धारा 131 से लेकर 140 तक। ये है आपकी तीनों सेनाओं से संबंधित कृत्य, तीनों सेनाओं से संबंधित कृत्य। यानी कि आपने देखा होगा थल सेना, जल सेना, वायुसेना, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, इनके अलग अपने कानून होते हैं, इनके अलग कोर्ट मार्शल वगैरह होते हैं, उनसे संबंधित जो कार्य दिए हुए हैं ये आपके चैप्टर 7 और आपके धारा 331 से 340 के तहत दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत मैं आपको 3 धाराएं खाली पढ़ाऊंगा, 3 धाराएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसको रिमूव कर देता हूं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, बाकी के छात्र भी चाहे तो इसकी फोटो खींच सकते हैं, अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्लास काफी लंबी होती जा रही है, जल्दी ही फिनिश करने वाला हूं मैं, आधे चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए। अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 में 141 से लेके 160 सार्वजनिक शांति भंग से संबंधित है, जिसमें धारा 144 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 144 कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव, यानी धारा 144 लागू हो गई है तो वहां पर अगर जमाव होता है तो वो विधि के विरुद्ध जमाव होता है। विधि मतलब नियम और कानून के विरुद्ध जमाव होता है। इसमें एक कंडीशन दी गई है कि कम से कम 5 या 5 से अधिक अगर लोग जमाव कहीं पर करते हैं तो वो विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। इसमें एक चीज और है, ये और बता दे, एक और धारा है आपकी धारा 148। धारा 148 इसमें की भीड़ में ही कृत्य होते हैं, भीड़ में ही कोई काम घटना घटती है, लेकिन ये आपकी प्लान्ड कही जाती है। ये क्योंकि पहले से ही धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद भी आप कार्य कर रहे हैं तो ये प्लान कहा जाएगा। और धारा 148 में अगर भीड़ में कोई घटना घट जाती है, आपराधिक कृत्य हो जाता है, तो वो अनप्लान्ड कहा जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में आपने कोई घटना प्लान के तहत नहीं की है। इसी में धारा 149 आती है, धारा 149 समान उद्देश्य घटना से संबंधित। यही कहती है कि जैसे मान लीजिए उस वहां पर धारा 144 लगी हुई है और कोई घटना घटित हुई तो वहां पर जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए सारे के सारे लोगों का उद्देश्य समान था। यानी कि उस घटना में जितने जो भी अभियोग लगाया जाता है, उस घटना के तहत जो भी धारा की लोगों पे लगाई जाएंगी, सारे के सारे लोगों पर बराबर की धाराएं लगाई जाएंगी। ठीक है ना, ये चैप्टर 8 हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 9 की, लोक सेवकों से संबंधित अपराध। लोक धारा 166 से होगा ये, 166 से 171 लोक सेवकों से संबंधित अपराध। लोक सेवक कौन होते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो आपके अधिकारियों को चुनकर के भेजा जाता है वो लोक सेवक कहे जाते हैं। उनके द्वारा जो अपराध होते हैं वो अध्याय 9 धारा 166 से 171 के तहत कहे जाते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? अब इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि बीच में मैंने धारा 161 से लेके 165 कहां गोल कर दिए? ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये रिपील्ड हो गए हैं किससे? भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी चैप्टर 9A, चैप्टर 9A। चैप्टर 9A में सीधा सीधा दिया हुआ है चुनाव आयोग से संबंधी अपराध। चुनाव से संबंधित अपराध या चुनाव आयोग से संबंधित कोई अपराध होते हैं तो ये चैप्टर 9 के तहत आता है। चैप्टर 10 की बात करते हैं हम, 172 से 190। ये है लोक सेवकों के कार्य के अवमानना संबंधी। मतलब यह है कि कोर्ट ने यूपीएससी में आप केस लड़ रहे थे और कोर्ट ने आपके पक्ष में आदेश दे दिया कि और आयोग से ये कहा कि जाइए इनको ज्वाइनिंग 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दे दीजिए। अब वहां पर क्या है, कोई लोक सेवक ऐसा लगा हुआ है जो कि वहां का अध्यक्ष है, आईएएस अधिकारी है, उसने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो लोक सेवकों के आदेश से संबंधित जो अवमानना होती है ये इसके तहत होती है। इसके बाद में एक और आता है चैप्टर 11, कम से कम आधे तक तो कर ही देते हैं। चैप्टर 11 191 से धारा 191 से 229A तक है। यह है झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने से संबंधित अपराध। झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने
संबंधी अपराध। ये कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप 1 साल ओवर एज हो गए, आपने सोचा कुछ नहीं होगा, चलिए एक काम करते हैं, स्कैन मारते हैं 600 DPI पे और उसके बाद में फोटोशॉप में ले जाके इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं और फिर से एक भर्ती देख लेते हैं। आपको तो लगा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने भर्ती देखी और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए ऑनलाइन या किसी भी तरीके से संबंधित विभाग में आपके डॉक्यूमेंट भेजे गए, वहां पर आपके डॉक्यूमेंटों में अंतर पाया गया, यानी आपने गलत मिथ्या साक्ष्य पेश किए, इससे संबंधित जो कृत्य हुआ वो झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने संबंधित अपराध के तहत आएगा। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वास्तव में वीडियो में नए हैं या क्लास में नए हैं या पूरी तरीके से अभी आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आगे की आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने संबंधित मित्रों को सबको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।